हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आप लोगों को RS अग्रवाल बुक से एवरेज चैप्टर को सॉल्व करवा रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 31 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था और आज हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि डेली आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड हो सके, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ठीक है। इस चैनल पर मैं आप लोगों को कंप्लीट RS अग्रवाल बुक को सॉल्व करवाऊंगा, पूरा बेसिक सिखाऊंगा, हर एक चीज़ का क्या क्यों कैसे हर चीज़ का जवाब आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और दोस्तों से शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे के सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है, तो शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। तो शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या है, ठीक है। बोला 11 संख्या है, सॉरी, चार धनात्मक पूर्णांक है जिसका औसत दिया है 72.5, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो चार धनात्मक पूर्णांक का औसत दिया है हमारा 72.5, तो इसका हमारा योग क्या हो जाएगा, योग यानी कि सम क्या हो जाएगा। औसत को जब नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, चार को है ना, ये हमारा औसत है, तो दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा योगफल। तो 72.5 को जब 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 290। देखो 72.5 गुने 2 कितना हुआ, 290, 145, और 145 45 190, इन दोनों को गुना करना, 290 आएगा, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, थोड़ा धुंधला लग रहा है, चलो ठीक। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे बड़ा पूर्णांक 117, सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है, ठीक है। तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है, सबसे छोटा पूर्णांक 15 है, यानी कि दो पूर्णांक दे दिया है। चार धनात्मक पूर्णांक हम लोग ABCD मान लिए, ठीक है। इन सब का योगफल A + B + C + D क्या है हमारा, 290 है, क्योंकि इनका औसत क्या है हमारा 72.5, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 290। उसके बाद बोला है कि यदि सबसे पहली संख्या 117 है, दूसरी संख्या मतलब अंतिम संख्या 15 है, तो बोला है कि शेष दो संख्या यानी कि B + C जो है, दो संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी है, ये हम लोगों से बोला है। तो देखो ये दो संख्या दिया है अलग अलग, तो इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, A + D। 117 + 15 कितना हो जाएगा, 117 + 5 22, 122 + 10 132, ठीक है। तो दो संख्या का योगफल आ गया। ये हमारा चार संख्या का योगफल है। तो इस चार संख्या के योगफल में से दो संख्या के योगफल को जब हम लोग घटाएंगे तो हमारा B + C आ जाएगा। तो B + C बराबर कितना हो जाएगा, 290 - 132, यानी कि 10 में से 2 गया तो 8, 8 में से 3 गया तो 5, 1 में से 1 गया तो सॉरी 2 में से 1 गया तो 1, 158 आया B + C। उसके बाद क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है कि B - C, ये ना बोला है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 12 है। लास्ट में यही ना बोला है कि शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। तो शेष दो संख्याओं का योगफल हम लोग फाइंड आउट कर लिए, अंतर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सॉल्व करो इसको, ठीक है। C से C कट गया, तो B + B क्या हो जाएगा, 2B = 158 + 12 170। तो B का मान कितना आ गया, 85। लेकिन हम लोगों से पूछा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या यही होगी। कैसे यही होगी, देखो चूंकि B + C हमारा क्या आ गया, 158 है, ठीक है। तो B का मान कितना है, 85 + C = 158। तो C का मान कितना आ जाएगा, 158 - 85, ये ना होगा। तो 8 में से 5 गया तो 3, 15 में से 8 जाएगा तो 7, यानी कि C का वैल्यू कितना है, 73। अब बस खुद बताओ कि 73 और 85 में से कौन बड़ा है, तो 85 बड़ा है, तो 85 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर बोलता C का वैल्यू पूछता तो 73 आंसर होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 33, आज थोड़े इंपॉर्टेंट और बढ़िया लेवल के सवाल है, ठीक है, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, क्वेश्चन नंबर 33 को देखो। क्वेश्चन नंबर 33 है कि यदि A तथा B का औसत n + 1 + B का पावर n + 1 डिवाइडेड बाई A का पावर n + B का पावर n हो, तो n बराबर व्हाट, ठीक है। दो संख्या है A और B, और इसका औसत हमारा दिया हुआ है A n + 1 + B का पावर n + 1 A का पावर n + B का पावर
n, और हम लोगों से पूछे n बराबर क्या होगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना, कहीं पे भी इसका सॉल्यूशन इतना डीप नहीं मिलेगा। क्या बोला, a प्लस बी का औसत, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। कैसे लिखे, देखो एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी, ए और बी दो संख्या है तो सम ऑफ क्वांटिटी दोनों का योगफल होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो ए और बी कितनी संख्या है, दो संख्या है, तो यही है, यही ना बोला है कि दो संख्या ए प्लस बी का औसत, तो ए प्लस बी का औसत क्या होगा, ए और बी का औसत क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यही ना, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी, और इसके बराबर ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब सॉल्व करो, ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ तिरछा गुना करो, तो ए का पावर n इंटू ए का पावर 1 इंटू ए का पावर n, प्लस ये क्या हो जाएगा b का पावर 1 इंटू बी का पावर n, प्लस ये इसके साथ गुना होगा ए बी का पावर n प्लस बी ए का पावर n। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा 2 ए का पावर n प्लस 1 प्लस 2 बी का पावर n प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो, हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस से जानते हैं कि x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 2, जब कोई भी दो संख्या का बेस समान हो और गुणनफल है तो इसको इन दोनों का बेस हमारा ऊपर जो पावर है ये जुड़ जाता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर होल क्यूब लिख सकते हैं। यानी कि जब भी दो संख्या गुना के फॉर्म में रहें, ठीक है, और उनका बेस अगर समान रहे, आधार अगर समान रहे, तो उन दोनों का पावर जो है जुड़ जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ आप लोगों को देखिए कि इन दोनों संख्या का बेस समान है, दोनों गुना में है, तो क्या हो जाएगा, ए का पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं हम, प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं, बी का पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस ए बी का पावर n प्लस बी ए का पावर n इक्वल टू 2a n प्लस 1 प्लस 2 बी का पावर n प्लस 1। ठीक है, ये देखिए 2a का पावर n प्लस 1, यहाँ पे a का पावर n प्लस 1 है, तो इसको जब हम लोग इधर ले आएंगे तो 2a का पावर n प्लस 1 से ये घट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ए बी का पावर n प्लस बी ए का पावर n, और ये दोनों प्लस का है उस साइड माइनस का कर दिया, 2a का पावर n प्लस 1 में से a को घटेगा तो क्या बचेगा, a का पावर n प्लस 1। ठीक है, प्लस 2b का पावर n प्लस 1 में से एक हम लोग घटा देंगे b का पावर n प्लस 1, तो क्या बचेगा, b का पावर n प्लस 1। अरे दो में से एक घटाएंगे तो एक ही ना बचेगा जी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर n इंटू ए प्लस बी का पावर, नहीं तो चलो ठीक है, n वाला को n के साथ ले आओ और वाला को b के साथ ले आओ। ठीक है, तो a का पावर n प्लस 1 है, इसको इस साइड ले आओ और इसको इस साइड ले आओ, तो a का पावर क्या लिख सकते हो, n प्लस, सॉरी इधर माइनस ले आओ, इसको हम लोग इस साइड ले आए तो b का पावर n प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का पावर n प्लस 1। ध्यान से समझना, ठीक है, एक अच्छा सवाल है, और ये जो पावर एक साइड है दोनों का समान है उसको एक साइड लेगा। ठीक है, b का पावर a, देखो यहाँ भी a का पावर n है, क्यों इसको इधर ले आए ताकि कॉमन लेने में हम लोगों का आसानी होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a b का पावर n, चलो ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b का पावर n इंटू बी लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी बेस जो है समान रहेगा तो उन दोनों का पावर जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों का बेस समान है, इसका पावर कुछ नहीं, तो यहाँ 1 भी दे सकते हैं, तो 1 को लिखो या ना लिखो बात बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, b का पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो उसी चीज़ को मैंने तोड़ के लिख दिया है यहाँ इस फॉर्म में, a का पावर n इंटू यहाँ पे a लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस b इंटू ए का पावर n। अब समझो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, ए बी है ना जी, ए बी का पावर n, तो यहाँ से b का पावर n हम लोग कॉमन ले लेंगे। देखो समझो b का पावर n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे a का पावर n अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस बी। a माइनस बी से a माइनस बी कट गया तो हमारा क्या आ गया, b का पावर n इक्वल टू a का पावर n। ठीक है, b का पावर n बराबर क्या आ गया, a का पावर n। तो याद रखना कि कोई भी देखो b का बेस अलग है, a का पावर a भी बेस अलग है दोनों का, लेकिन n क्या है, इन लोगों का जो पावर है ये दोनों बराबर है। तो एक चीज़ हमेशा समझो कि कोई भी संख्या, जैसे x का पावर 0 क्या होता है, हमारा 1 होता है। ठीक है, और y का पावर 0 भी क्या होता है, 1 होता है। यानी कि कोई भी अगर संख्या का अलग अलग आधार है, ठीक है, और तो
तो दोनों संख्या तभी बराबर होंगे जब उसका पावर 0 है। समझने वाली बात यह है कि ए देखो एन का बेस क्या है, ए है, और यहाँ पे भी एन का बेस क्या है, बी है, यानी कि ए और बी दो अलग अलग बेस हो गया। तो दोनों बराबर कब होगा, जब दोनों का पावर एन बराबर 0 होना चाहिए, तभी ना बराबर होगा। मैंने बताया कि एक्स और वाई यहाँ पे दो अलग अलग बेस है, तो इसका पावर हम लोग जब 0 लेंगे तभी ये संख्या बराबर होगी, नहीं तो अन्यथा ये बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो एन इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही हम लोगों से पूछा है कि एन बराबर क्या होगा, तो एन बराबर 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखना। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 33 ही था ये। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है यदि ए बी सी का औसत m हो, ए बी और सी इन सब का औसत क्या है, m हो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है। आसान सा सवाल है, ध्यान से समझो। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का औसत m है, तो औसत के फॉर्म में हम लोग लिख दिए, यही ना होगा जी, कि सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो ए बी सी तीन संख्या है तो 3 से भाग दिया। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी, तीनों को जोड़ दिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी 3 संख्या है इसलिए 3 से भाग दिए, तो औसत को लिखे और ये m के बराबर है, तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, यानी तीनों संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो एक बात, ये तो अलजेब्रा का सवाल है, लेकिन यहाँ पे आ गया है तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग याद रखना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला रहता है, इसको याद रखना। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 3m, तो 3m का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9m स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है, 0, तो ये पूरा कंप्लीट 2 से 0 गुना होगा तो पूरा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ गया, 9m स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। ठीक है, तो औसत क्या होगा कि तीनों को जोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और 3 से हम लोग इसको भाग देंगे, यही ना होगा। औसत का फॉर्मूला यही ना होता है कि सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो ये हम लोगों को क्या यहाँ पे निकला है कि 9m स्क्वायर, और इसको जब 3 से भाग देंगे तो 3 यानी कि 3m स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके उतारते रहना। एक बार अगर लिख लोगे और ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि 5 संख्या को औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है। 5 संख्या है, इसका औसत है हमारा 18, एक संख्या छोड़ देने पर एक संख्या छोड़ दिया यानी कि एक संख्या को हटा दिया, 4 संख्या बच गया, तब इसका औसत जो है 16 हो जाता है। तो बताओ कि छोड़ी गई संख्या क्या है। ठीक है, तो इसका इस तरह के सवाल का मैंने कल 2 तरीका बताया था कि 5 से एवरेज कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, और ये कितना हो रहा है 18 से कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, तो दोनों का क्रॉस गुना करो। ठीक है, तो ये -1 इंटू 18 -18 और ये 4 दूने 8। ठीक है, ये ना होगा, ये कम हो रहा है ना, तो -4 -8 कितना कम हो गया, टोटल 26, माइनस का 26, लेकिन माइनस का 26 मतलब क्या, छोड़ी गई संख्या में 26 कम हो रहा है टोटल योगफल में, तो ये हमारा 26 आंसर होगा। ठीक है, तो ये तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरह करना है, जल्दी से बनेगा, लेकिन इसका बेसिक क्या होगा समझो कि 5 संख्या है, इसका औसत है 18। ठीक है, एवरेज है 18। ठीक है, एक संख्या छोड़ दिया, संख्या कितना हो गया, 4 संख्या, तो इसका एवरेज बोल दिया कि अब कितना हो गया, 16 हो गया। तो 5 संख्या की एवरेज 18 है, तो इसका योग क्या हो जाएगा, 18 पचे 90, यही ना होगा। औसत को जब नंबर ऑफ टर्म से गुना करते हैं तो योगफल निकलता है। तो यहाँ पे ये एवरेज दिया है, 4 संख्या की एवरेज 16 है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, 16 चुका 64।
ठीक है, पहले योगफल 90 था, अभी 64 हो गया, यानी कि छोड़ी गई संख्या। यहाँ पे देखो 5 संख्या का योगफल है, यहाँ पे 4 संख्या का योगफल है, तो 5 संख्या के योगफल में से 4 संख्या के योगफल को घटा देंगे तो हमारे क्या वो छोड़ी गई संख्या मिल जाएगी। छोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगा, 90 माइनस 64 बराबर 26। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ कितना आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना छोड़ी गई संख्या, छोड़ी गई संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, एक कार की 7 माह का पेट्रोल का औसत खपत, एक कार है उसका 7 माह का पेट्रोल का औसत खपत जो है 110 लीटर। यदि अगले 5 माह का औसत मासिक खपत जो है 86 लीटर है तो इस कार का पूरे वर्ष का औसत मासिक खपत कितना है। ठीक है, यानी कि एक कार है वो 7 महीने तक लगातार, यानी कि 110 रुपये औसतन वो खपत करती है, पेट्रोल का बचत करती है। ठीक है, और अगला 5 महीना में 86 लीटर बचत करती है, तो पूरा साल में कितना बचत करेगी। तो 7 माह में औसतन 110 लीटर, तो टोटल कितना बचत करती है। तो कार का टोटल बचत इन 7 महीना में कितना हो जाएगा, 110 गुने 7, 110 गुने 7 कितना हो जाएगा, 770 लीटर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगले 5 महीना में कार का बचत, कार का टोटल बचत। ठीक है, यही है, शॉर्ट में ही लिखना सीखो, कार का टोटल बचत। ठीक है, क्योंकि समय हम लोगों को बचाना पड़ता है, इसलिए मैं इसी तरह आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। तो 86 गुने 5, और अगर नहीं तो खुद से लिख लेना हिंदी से कि क्या कार का अगले 5 महीना में बचत। ठीक है, तो वो समझदार स्टूडेंट खुद से ही लिख लेता है, मुझे कम समय में ज़्यादा सवाल सॉल्व करना रहता है, इसलिए मैं जल्दी हमको सॉल्व करवाना पड़ता है। ठीक है, तो 86 गुने 5, अगले 5 महीना का टोटल योगफल कितना हो जाएगा, 5 5 25, सॉरी 6 है ना, तो 6 5 30 के 0, कैरी बच गया हमारा 3, 8 5 40 और 3 43। तो 7 महीना तक टोटल 770 लीटर और 5 महीना तक 430 लीटर, तो टोटल 12 महीना में टोटल इस कितना पेट्रोल का बचत किया। तो 770 प्लस 430 कितना हो जाएगा, 1200। हम लोगों को एवरेज चाहिए, तो एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, 1200। तो टोटल ये 1 साल तक बचाया। ठीक है, तो एवरेज यानी कि प्रति मंथ कितना बचाया, तो 12 से डिवाइड करेंगे। 1 साल में कितना महीना होता है, 12, इसलिए 12 से डिवाइड किए। यही ना होता है सम ऑफ क्वांटिटी, कितना आया 1200 लीटर, नंबर ऑफ क्वांटिटी 1 साल में 12 महीना, तो 12 से डिवाइड कर दिए तो हमारा 100 लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं, वीडियो को पॉज करके उतारते रहना। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों को औसत वेतन जो है 8,000 रुपये है। ठीक है, इनमें से 7 अभियंता यानी कि 7 इंजीनियर को औसत वेतन जो है 12,000 रुपये है। ठीक है, तो साइड में लिख लेना कि अभियंता मतलब इंजीनियर होता है। तो समझदार स्टूडेंट को ये सब बतानी नहीं पड़ती, वो खुद से ही लिख लेगा, जो उसको मिलेगा वो खुद ही लिख लेगा। ठीक है, औसत वेतन 12,000 तथा शेष कर्मचारियों को औसत वेतन जो है 6,000। ठीक है, हम लोगों को पता है एलिगेशन कब लगता है, जब 2 अलग अलग चीज़ों का मात्रा दिया हुआ और एक अगर टोटल का मात्रा दिया है तो हमारा एलिगेशन वहाँ पे लगता है। देखो यहाँ पे इंजीनियर का सैलरी दिया है, ठीक है, कर्मचारी का दिया है, और यहाँ पे 8,000 बोल दिया है कि टोटल कर्मचारी का औसत वेतन है। तो कर्मचारी में तो अभी इंजीनियर भी आएगा, वर्कर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जितना पॉसिबल है काटो, 3 0 से 3 0 कट गया, एलिगेशन लगाओ। 12 में से 8 घटेगा तो 4, 8 में से 6 जाएगा तो 2, तो 1:2 हो जाएगा। अब बोला है 7 इंजीनियर, तो ये हमारा मात्रा का अनुपात ही आता है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो बोला है टोटल वर्कर कितना है, तो टोटल वर्कर कितना है 2 + 1 3, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7 × 3 यानी कि 21 टोटल कर्मचारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 4 कमाने वाले सदस्य के एक परिवार का औसत आय जो है 15,130 है। 4 कमाने वाला सदस्य है, इसका औसत जो है 15,130 रुपये मासिक आय बोलिए, औसत मासिक आय है। ठीक है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा बताओ। 4 सदस्य औसतन 15,130 रुपये कमाता है, तो 4 सदस्य का योगफल कितना हो जाएगा 15,130 गुने 4, 0 4 3 12 का 2, कैरी बच गया 1, 4 एकम 4 और 1 5, 5 के 20 के 0, हाथ में कैरी बचा 2, 4 एकम 4 और 2 6।
ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वो अपने घर से विदा हो गई। चलो ठीक है, इससे परिवार को औसत आय जो है घटकर 14,660 हो गया। एक का विवाह हो गया तो 3 सदस्य बचा। अब औसतन इसका कितना हो गया कि 14,660। ठीक है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, अब योग हो जाएगा इसका 14,660 गुना 3। तो 0 6 3 18 के 8, हाथ में कैरी बचा 1 6 3 18 और 1 19, 19 के 9 कैरी 1 4 3 12 और 1 13 का 3, हाथ में बचा 1 3 1 3 और 1 4। ठीक है, 43980। अब 3 सदस्य का योगफल आ गया। तो हम लोगों से पूछा है कि विवाहित पुत्री का मासिक आय कितना है, तो वो तो चली गई। ठीक है, तो देखो 4 पर्सन का टोटल योगफल आ गया आय का, और यहाँ 3 पर्सन का टोटल योगफल आ गया। तो जो चली गई छोड़ के तो वही ना गई है। जब चारों से 4 के योगफल में से 3 का योगफल को घटा देंगे तो जो चली गई वो कितना कमाती थी वो हम लोगों का मिल जाएगा। ठीक है, तो 60520 में से 43980 को घटा दो। 0 12 में से 8 गया तो 4, 14 में से 9 जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी कि 16,540 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 38 है ना। सही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको जो मैंने एक अप्रोच बताया था उससे खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, कैसे ये क्रॉस इनटू वाला जो अप्रोच बताया था उससे खुद से करने की कोशिश करना इस सवाल को। ठीक है, आप लोगों से बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग याद रखना हमेशा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइडेड बाई x + y। ये कहाँ से आया थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, कि कहाँ से ये चीज़ आया, ये चीज़ मैं समझाऊंगा अभी। तो इसको ये आप लोग याद रखना, कॉपी में लिख लेना कि औसत चाल का फॉर्मूला हमारा होता है 2xy डिवाइडेड बाई x + y। ठीक है, अब समझो क्वेश्चन में यही बोला है कि एक व्यक्ति ए से लेकर बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, नहीं तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है। ठीक है, तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से लौट कर आता है। तो पूरे यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। एक कोई व्यक्ति है, ये ए से बी तक जाता है। ठीक है, इसकी स्पीड होती है x किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, उसके बाद बी से ए तक वापस आता है ये, तब इसकी चाल होती है y किलोमीटर प्रति आवर। तो बोला है इसका एवरेज स्पीड औसत चाल क्या होगी, ये हम लोगों से पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक चीज़ को समझेंगे, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे कि कैसे इसका मैंने अभी फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया 2xy बाई x + y। ऑप्शन में ही है ऑप्शन नंबर बी, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे ये चीज़ आया, ये चीज़ समझना जरूरी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ समझाता हूँ। रटने से काम नहीं चलेगा, बताना जरूरी है कि कौन कहाँ से आया ये चीज़। तो मान लो कि एक व्यक्ति ए से बी तक जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और बी से ए तक वापस आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, यानी कोई डिस्टेंस हो गया। ठीक है, मान लो कि वो अपना घर से स्कूल जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, और स्कूल से घर आ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो टोटल हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं घर से स्कूल तक का टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, 20 किलोमीटर मान लेते हैं। तो ये इसकी समय क्या आ जाएगा, ये देखो 1 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है कि 1 घंटे में प्रति घंटा, भाषा को समझने की कोशिश करो कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, तो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो ये कितने समय में 20 किलोमीटर जाएगा, 2 घंटे में। देखो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगा, और ये 1 घंटे में कितना जाएगा, 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर चला जाएगा। ठीक है, तो समय बराबर हमारा क्या, चाल बराबर हमारा क्या फॉर्मूला है, दूरी बटा समय। चाल बराबर फॉर्मूला हमारा होता है समय, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 20। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, 20 जाता है, 20 स्कूल से घर जाता है 20 किलोमीटर, फिर घर से स्कूल भी तो आता है, तो 20 + 20 टोटल वो 40 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस तय करता है। और इसको समय कितना लगता है टोटल, 2 और 1 3। जाने में 2 घंटा लगता है, आने में 1 घंटा लगता है, यही ना है, 2 आवर 1 आवर, तो 3 घंटा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा,
3 एकम 3, 3 3 हो 13, 1/3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 13, ये हमारा किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं, 13.1/3 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग फॉर्मूला सर कितनी आसानी से बनाएंगे, 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, मैंने आप लोगों को समझाया। तो 2 × 10 × 20 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, तो 10 + 20 कितना हो जाएगा 30, गुना कर दो, 20 दूनी 40/3, तो आ जाएगा हमारा 13.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला कहाँ से आया, मैंने आप लोगों को एक इसके मदद से, एक एग्जांपल के मदद से बताया। अब मैंने वो जो हमारा सवाल था उसको आप सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोला है कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, ठीक है, और बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। टोटल डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं xy। ठीक है, दोनों के एलसीएम के टर्म में मानना पड़ेगा। वहाँ पे हम लोग 20 माने थे क्योंकि 10 और 20 दोनों से कट रहा था, तो x और y का एलसीएम क्या होगा xy। तो ये समय इसका क्या हो जाएगा, xy में से जब x को डिवाइड देंगे, यानी कि इसको y घंटे का समय लगेगा, ठीक है, और इसको xy में से जब इस चीज़ को y को डिवाइड देंगे तो इसको कितने घंटे का समय लगेगा, x आवर का समय लगेगा। ठीक है, तो हम लोग को चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो xy टोटल डिस्टेंस माना है, तो xy जाएगा तो उधर से xy आएगा भी, तो xy गया, फिर xy तो वापस भी आएगा। ठीक है, समय टोटल इसको क्या लगेगा x + y, तो x + y। ठीक है, तो xy + xy कितना हो जाएगा, 2xy डिवाइड बाई x + y। क्या ये प्रूव हो गया, बताओ। आज से पहले पढ़ा था कभी, बताओ कभी पढ़ा था आज से पहले, सीखा था कभी, नहीं सीखा था। तो इसलिए मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल को खोलने का पर्पस ही यही है कि मैं हर चीज़ आप लोगों को सिखा सकूं। ठीक है, हर चीज़ का क्या, क्यों, कैसे, ये तीनों चीज़ आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में मिलेंगे। ठीक है, तो चलो अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, एक व्यक्ति कार द्वारा देखो एक व्यक्ति जो है कार द्वारा ए से बी नगर तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है। ठीक है, और बी से ए तक जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। ठीक है, तो उसकी औसत चाल क्या है, तो 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई में पुट कर दो। ठीक है, ये तो आप लोग खुद से कर लोगे कि 2 × 63 × 42 डिवाइडेड बाई 63 + 42 को जोड़ दोगे, सॉल्व कर दोगे कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो इसको मुझे करना कैसे है वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इसका बेसिक क्या होगा। ठीक है, तो देखो 63 और 42 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ। अगर हम लोग ले लेते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, 63 को हम लोग लिख सकते हैं 7, किसका पढ़ा मैं, 7 × 6 = 42। ठीक है, 7 × 9 = 63, तो 7 और 9 आ गया। ठीक है, 63, इसको क्या ले सकते हैं, 3 × 2, 63 × 2 18, 192 हमारा टोटल डिस्टेंस मानना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। दोनों का एलसीएम मानना पड़ेगा, 63 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 192। तो डिस्टेंस हम लोग मान लिए 192। ठीक है, तो इसको इस चीज़ को पूरा करने में 3 आवर का समय लगेगा। देखो 63 को जब 192 से भाग दोगे तो 3 घंटा लगेगा। 42 को जब 192 से 4 नहीं, इसको 2 घंटा का समय लगेगा, नहीं 3 घंटा। ठीक है, 6 × 3 = 90, 6 × 3 = 90, अरे 63 × 2 कितना होगा जी, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 126, सॉरी 126 आप लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 126। तो देखो इसको समय कितना लगेगा कि 2 आवर का समय लगेगा, और इसको 4 × 3 = 12। ठीक है, इसको 3 आवर का समय लगेगा। तो हम लोगों का चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल ही ना बोला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 126 जाएगा और 126 वापस भी आएगा, तो कितना हो जाएगा, चलो 102 से 52 आ जाएगा टोटल आपका डिस्टेंस। और समय कितना का लग रहा है, 5 घंटे का समय लग रहा है। काट दो, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20 किलोमीटर पर आवर हमारा औसत चाल आ जाएगा। तो ये इसका बेसिक हुआ, फॉर्मूला में पुट करके आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 भी बहुत आसान है कि ए से बी तक कोई व्यक्ति जाता है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से ए तक ये आता है
60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसका औसत चाल बताओ। तो 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई में पुट करना, या तो फिर बेसिक से भी खुद बनाने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों को 2 सवाल करवा दिया, ये तीसरा सवाल आप लोगों से खुद से बनना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। दोनों तरीका आप ही खुद सॉल्व करना, सेम टू सेम सवाल है, ठीक है। आप लोगों से बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 तक हो गया था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। और मैंने जैसा कि बताया है कि वीडियो को या तो लाइक कर देना या तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।